एक स्थिति पर विचार करते हैं। रात के बज रहे हैं लगभग 9। किसी अनजान शहर की एक सड़क है और वो पूरी तरह से सुनसान है। यानी दूर दूर तक कोई स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही है। चारों तरफ अंधेरा है और मोबाइल पर जो कैब बुक करने वाला ऐप है ना, हाँ। उस पर लगातार एक ही मैसेज चमक रहा है कि भाई नो कैब्स अवेलेबल। ओ, ये तो बहुत ही डरावना अनुभव हो सकता है किसी के लिए भी। बिल्कुल। और देखिए, ये किसी थ्रिलर फिल्म या किसी सस्पेंस कहानी का सीन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही महंगे 5 स्टार होटल के चमकते हुए ब्रोशर के ठीक बाहर की असली हकीकत हो सकती है। सही बात है। क्योंकि हम जब भी किसी होटल का ब्रोशर देखते हैं या उनकी वेबसाइट स्क्रॉल करते हैं तो सब कुछ एकदम एकदम परफेक्ट लगता है। वो चमकती हुई लॉबी, हाँ, और मुस्कुराता हुआ स्टाफ, तैयार की गई तस्वीर पेश करते हैं। वही तो। उसमें सिर्फ वही दिखाया जाता है जो हमें अट्रैक्ट करे। लेकिन एक आम यात्री और एक जागरूक यात्री के बीच का अंतर तभी समझ में आता है जब कोई उस मार्केटिंग की दुनिया से बाहर निकलकर जमीनी हकीकत को समझता है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का जो विषय है ना, वो भी बिल्कुल यही है। आज हमारे पास जो स्रोत है वो कोई आम पीआर आर्टिकल या ऐसे ही लिखा गया रिव्यू नहीं है। ये कुलविंदर सिंह नाम के एक होटल इनसाइडर द्वारा दी गई एक बहुत ही विस्तृत समीक्षा है। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जो पिछले 15 सालों से इस इंडस्ट्री से गहराई से जुड़े हुए हैं। यानी उन्हें इंडस्ट्री के अंदर की बातें पता है। एकदम। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि जालंधर का जो गोल्डन ट्यूलिप होटल है वो परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प क्यों है, और साथ ही एक 15 साल के अनुभवी इनसाइडर की नज़र से इस शहर में रात के समय यात्रा करने की ज़मीनी हकीकत क्या है और वहाँ की सुरक्षा चुनौतियाँ क्या हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये स्रोत सिर्फ एक होटल की तारीफ नहीं है, बल्कि एक शहर को सुरक्षित रूप से अनुभव करने का एक पूरा मैनुअल है। ये बहुत ही सटीक बात है, क्योंकि जब कोई अंदरूनी व्यक्ति जिसने 15 साल इस उद्योग के हर बारीकी को देखा हो, वो जब कोई जानकारी साझा करता है तो वो केवल कमरों की सजावट की बात नहीं करता। राइट। वो लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे की कमियों पर बात करता है। उन छोटी छोटी जमीनी बारीकियों पर बात करता है जो किसी भी यात्रा को या तो बहुत यादगार बना सकती है या फिर उसे एक बुरे सपने में बदल सकती हैं। सही कहा। तो इस अनजान शहर की सड़कों पर निकलने से पहले आइए पहले ये देखते हैं कि ये होटल अंदर से आखिर कैसा है और खासकर फैमिलीज के लिए कैसा अनुभव देता है। तो स्रोत के अनुसार गोल्डन ट्यूलिप जालंधर एक आधुनिक होटल है जो अमृतसर हाईवे पर जीटी बाईपास रोड मॉडल टाउन के पास है। इसमें कुल 51 कमरे हैं। ओके, 51। हाँ, और कमरों में नेचुरल लाइट के लिए बड़ी खिड़कियां हैं। डिलक्स और प्रीमियम कमरों का विकल्प है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है ना, वो है फैमिलीज के लिए दी गई विशेष सुविधाएं। जैसे वहां बैडमिंटन खेलने के लिए जगह है और ब्यूटी सैलून है, और एक टर्म यूज हुआ है टैंडम डेकोरेशन। अब मैं यहाँ एक पल के लिए रुकना चाहूंगा जी। ये टैंडम डेकोरेशन क्या होता है? मतलब ये सुनने में तो कोई बहुत ही भारी आर्किटेक्चरल जार्गन लगता है। क्या आम मेहमानों के लिए इसका कोई रियल लाइफ फायदा है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, टैंडम डेकोरेशन ना कोई हवाई शब्द नहीं है। ये एक्चुअली इंटीरियर डिजाइन की एक बहुत ही सोच समझकर बनाई गई साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी होती है। अच्छा, साइकोलॉजिकल कैसे? अगर आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि होटल के अलग अलग हिस्सों का डिजाइन, रंग और बनावट एक दूसरे से ना मैच करते हैं, एक कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं। ओके। तो जब कोई मेहमान लॉबी से होते हुए कॉरिडोर में जाता है और फिर अपने कमरे में घुसता है तो उसे डिजाइन में कोई अचानक झटका या ड्रास्टिक चेंज महसूस नहीं होता। यानी सब कुछ एक सुर में बहता हुआ सा लगता है ना? बिल्कुल, एक फ्लो होता है। हाँ। और इसका मनोविज्ञान ये है कि ये इंसान के दिमाग को शांत करता है। खासकर जब फैमिलीज यात्रा कर रही होती हैं तो बच्चे नई जगह पर अक्सर थोड़ा असहज या ओवर स्टिमुलेटेड महसूस करते हैं। हाँ, ये तो है। बच्चे बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं नई जगह देखकर। वही ना, तो टैंडम डेकोरेशन की वजह से पूरी जगह एक जैसी, सुरक्षित और जानी पहचानी लगती है, जिससे उन्हें सबकॉन्शियसली बहुत आराम महसूस होता है। ये स्पेस को बड़ा और खुला हुआ भी दिखाता है। वाह, ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि रंगों और डिजाइन का इतना गहरा असर हो सकता है। हाँ, छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं। बिल्कुल। अब होटल की एक और सुविधा की बात करते हैं जिसने मुझे सच में बहुत हैरान कर दिया। सोर्स बताता है
कि यहाँ केवल 500 रुपए और टैक्स देकर 30 मिनट के लिए स्टीम, सौना और जकूसी की सुविधा मिलती है। 500 रुपए? हाँ, और खाने पीने के लिए ट्यूलिप कैफे है और ऑन द रॉक्स नाम का स्टाइलिश बार है। लेकिन मुझे ना यार थोड़ा सा डाउट हो रहा है। कैसा डाउट? देखिए, आमतौर पर जो लग्जरी होटल्स होते हैं वो स्पा और वेलनेस को अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया मानते हैं। बड़े होटल्स में एक नॉर्मल मसाज या जकूसी सेशन के कई हजार रुपए लगते हैं। तो 500 रुपए में ये सुविधा देना, क्या ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक तो नहीं है, या इसके पीछे कोई मैथ्स है? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो ये है कि कैसे ये होटल वॉल्यूम और गेस्ट रिटेंशन के इकोनॉमिक्स पर काम करता है। मैं कहूँगी कि ये कोई मार्केटिंग चाल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी है। अच्छा, वो कैसे काम करती है? देखिए, जब कोई 5 स्टार होटल अपने स्पा की कीमत 5,000 रुपए रखता है, तो 100 में से शायद सिर्फ 2 या 3 लोग ही उसका यूज करते हैं। हाँ, ये तो है, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। बिल्कुल, बाकी 97 मेहमानों के लिए वो जगह खाली पड़ी रहती है। लेकिन जब कीमत 500 रुपए होती है, तो एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास फैमिली खुशी खुशी उसका इस्तेमाल करती है। सस्ती लगती है। हाँ, और इसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होता है? फैमिली होटल के अंदर ही बिजी और खुश रहती है। जब वो जकूसी का मजा लेते हैं तो उन्हें आराम महसूस होता है, भूख बढ़ती है, तो बाहर किसी रेस्टोरेंट में जाने के बजाय वो सीधे ट्यूलिप कैफे में खाना खाने का फैसला करते हैं। ओह, ओके। यानी स्पा पर जो थोड़ा बहुत मुनाफा कम हुआ, वो इन हाउस डाइनिंग से कई गुना ज्यादा वापस आ जाता है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये फैमिलीज को खुश रखने और होटल के रेवेन्यू को बढ़ाने का बहुत ही शानदार तरीका है। ये तो सच में एक नया नजरिया है। मुझे तो ये पूरा किसी क्रूज शिप की तरह लग रहा है, जहां फैमिली के हर मेंबर के लिए कुछ ना कुछ है। बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं और पेरेंट्स स्पा में आराम कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल वैसी ही वाइब है। लेकिन यहाँ मुझे एक टकराव दिखाई देता है। आमतौर पर जो बिजनेस होटल्स होते हैं वो बहुत ही नीरस और फॉर्मल टाइप के होते हैं। सीरियस माहौल होता है। हाँ, वहाँ लोग कोट पैंट पहनकर अपनी कॉर्पोरेट मीटिंग्स के लिए भाग रहे हैं। तो क्या सच में एक फैमिली छोटे बच्चों के साथ ऐसे सीरियस माहौल में कंफर्टेबल फील कर सकती है? ये दो अलग अलग दुनिया का विरोधाभास नहीं है? देखिए, अगर हम इसके डिजाइन और काम करने के तरीके को गहराई से देखें तो ये विरोधाभास ही एक्चुअली इसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इस जगह को बहुत ही वर्सेटाइल तरीके से बनाया गया है। वर्सेटाइल मतलब? मल्टीपर्पस। हाँ। एक तरफ इसमें बैंक्वेट हॉल और मीटिंग रूम्स हैं जो पूरी तरह से मॉडर्न इक्विपमेंट से लेस हैं कॉर्पोरेट मेहमानों के लिए। लेकिन उसी बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में नेचुरल लाइट, खुले खेल के मैदान और फैमिली की सुविधाएं हैं। यानी मैनेजमेंट ये जानता है कि दिन के वक्त बिजनेस वाले अपने मीटिंग्स में बिजी रहेंगे और उसी वक्त फैमिली वाले एंटरटेनमेंट एंजॉय कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे का रास्ते में नहीं आते। दोनों का स्पेस अलग है। और रात के समय ट्यूलिप कैफे जैसी जगह दोनों तरह के मेहमानों के लिए एक कॉमन रिलैक्स करने वाली जगह बन जाती है। यही बैलेंस इसे सक्सेसफुल बनाता है। होटल के अंदर की दुनिया तो सच में बहुत सुरक्षित और सॉर्टेड लग रही है, पर कोई भी यात्री पूरे दिन कमरे या होटल के अंदर तो बंद नहीं रहेगा ना? बिल्कुल नहीं, बाहर तो निकलना ही है। तो जब वो शहर घूमने बाहर निकलते हैं तब लोकेशन सबसे बड़ा फैक्टर बन जाती है। स्रोत के मुताबिक जालंधर हिस्ट्री और कल्चर से भरा शहर है। होटल से कुछ ही दूरी पर देवी तालाब मंदिर, वंडरलैंड अम्यूजमेंट पार्क और पुष्पा गुजराल साइंस सिटी जैसी जगह हैं। हाँ, ये सारी जगह बहुत पॉपुलर है वहाँ। और बाजार से मॉल्स भी पास हैं। अगर पहुंचने की बात करें तो रेलवे स्टेशन से कैब से सिर्फ 15 मिनट लगते हैं और अमृतसर एयरपोर्ट से लगभग 90 मिनट की ड्राइव है। यानी लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। देवी तालाब मंदिर जैसी जगह फैमिली के बुजुर्गों के लिए अच्छी है और वंडरलैंड और साइंस सिटी बच्चों के लिए परफेक्ट है। साइंस सिटी तो अपने आप में इतना बड़ा है कि पूरा एक दिन लग जाता है वहाँ। वो हर जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ ऑफर करता है। बिल्कुल। पर मुझे यहाँ फिर से थोड़ा डाउट हो रहा है। देखिए, ब्रोशर में पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है कि साइंस सिटी और अम्यूजमेंट पार्क बस कुछ ही दूरी पर है, पर आम जिंदगी में क्या एक फैमिली सच में बिना किसी परेशानी के वहां पहुंच सकती है? ये डाउट आना नेचुरली बनता है ना? हम अक्सर देखते हैं कि होटल से बाहर निकलना, टैक्सी ढूंढना, ट्रैफिक से जूझना अपने आप में एक बहुत थका देने वाला टास्क हो जाता है। तो क्या ये सिर्फ कागजों पर इजी है या असल में भी? मैं कहूंगी ये एक बहुत ही जायज चिंता है,
क्योंकि कई बार जिन्हें हम रिजॉर्ट्स कहते हैं वो शहर से इतने दूर कट ऑफ होते हैं कि वहां से टूरिस्ट स्पॉट्स तक जाना एक नाइटमेयर जैसा होता है। वही तो। लेकिन अगर हम इस 15 साल के अनुभवी इनसाइडर के रिव्यू को ध्यान से पढ़ें तो क्लियर होता है कि ये फैसिलिटी सिर्फ कागजों तक लिमिटेड नहीं है। होटल मॉडल टाउन इलाके में है। अब जो लोग जालंधर को जानते हैं उन्हें पता है कि मॉडल टाउन वहाँ का बहुत ही पॉश और सेंट्रल एरिया है। ओह अच्छा, तो मतलब मेहमान मेन सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर से कटे हुए नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये शहर की धड़कन जैसा इलाका है और इस वजह से यहाँ लोकल टैक्सी और ओला उबर जैसी एप्स दिन के वक्त बहुत आसानी से मिल जाती हैं। दिन के उजाले में तो यहाँ से साइंस सिटी जाना उतना ही आसान है जितना अपने शहर में एक मार्केट से दूसरी मार्केट जाना। दिन के उजाले में आपने सही शब्द पकड़ा, क्योंकि दिन में तो सब बड़ा आसान और मज़ेदार लगता है। फैमिली खुशी खुशी घूम रही है, शॉपिंग कर रही है, लेकिन अब कहानी सच में थोड़ी डरावनी होने वाली है। हाँ, और यही सबसे ज़रूरी हिस्सा है इस समीक्षा का। क्योंकि जब सूरज ढल जाता है ना, तो कुलविंदर सिंह की समीक्षा एक बहुत ही गंभीर मोड़ लेती है, और वही मुझे सबसे शॉकिंग लगा। यहीं पर एक इनसाइडर का अनुभव काम आता है जो किसी आम ट्रैवल साइट पर नहीं मिलता। समीक्षा ये बताती है कि जालंधर के जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, खासकर फेज 1 और फेज 2, वहाँ रात की हकीकत दिन से बिल्कुल अलग है। जैसे ही काम के घंटे खत्म होते हैं, ये सड़कें बिल्कुल सुनसान हो जाती हैं, एकदम खाली। और बाहर की अंधेरी सड़कों के बीच का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि एक इतना बड़ा शहर अचानक से घोस्ट टाउन में कैसे बदल सकता है। इसके पीछे ना एक बहुत ही प्रैक्टिकल कारण है। अगर इसको बड़े लेवल पर समझें तो जालंधर की पहचान देखनी होगी। ये सिर्फ एक टूरिस्ट जगह नहीं है, ये इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब्स में से एक है। खासकर स्पोर्ट्स के सामान के लिए ना? हाँ, स्पोर्ट्स गुड्स और लेदर इंडस्ट्री के लिए पूरी दुनिया में यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। तो दिन में इन फेज 1 और फेज 2 में अब बहुत भीड़ होती है, ट्रक्स चल रहे हैं, मजदूर आ जा रहे हैं। तो शाम के 6 या 7 बजे के बाद अचानक क्या हो जाता है वहाँ? शाम को जब इन फैक्ट्रीज के बड़े बड़े लोहे के गेट बंद हो जाते हैं और मजदूर अपने घर चले जाते हैं ना, तो वो पूरा इलाका खाली हो जाता है। इसे अर्बन प्लानिंग की कमी कह लीजिए या इंडस्ट्रियल डिजाइन, लेकिन वहाँ कोई रेजिडेंशियल पॉपुलेशन होती ही नहीं है। ओके, मतलब वहाँ कोई घर नहीं है, कोई बैल्कनी या किराने की दुकान या चाय का ढाबा नहीं है जहाँ से रोशनी आ रही हो। बिल्कुल सही। और जहाँ आबादी नहीं होती वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन अक्सर स्ट्रीट लाइट्स जैसी चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं देता। उनका लॉजिक होता है कि रात में यहाँ कोई रहता ही नहीं तो लाइट की क्या ज़रूरत है। पर इससे तो बहुत डेंजर हो सकता है यात्रियों के लिए। वही तो, फैक्ट्रीज की दीवारें लंबी होती हैं, सड़कें चौड़ी, पर पूरी तरह अंधेरे में डूबी हुई। यात्रियों को ये पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई फैमिली ऐसी जगह रात को 9 बजे फंस जाए बिना गाड़ी के, तो साइकोलॉजिकली बहुत ही स्ट्रेसफुल हो सकता है। ये तो इमेजिन करना ही इतना परेशान करने वाला है। मान लीजिए कोई फैमिली किसी रिलेटिव से मिलकर या डिनर करके वापस आ रही है और उनकी कैब उन्हें बीच रास्ते किसी इंडस्ट्रियल फेज में छोड़ दे। हाँ, ये किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। तो इसके सोल्यूशन क्या है? यानी एक फैमिली जो रात में बाहर है, वो सुरक्षित अपने होटल वापस आने के लिए क्या करे? स्रोत में इसके कुछ क्लियर और प्रैक्टिकल उपाय दिए गए हैं। वो उपाय बताना बहुत जरूरी है। क्या है वो? पहला तो ये कि ट्रांसपोर्ट हमेशा एडवांस में बुक करें। रात को निकलने से पहले ही वापसी के लिए कैब बुक होनी चाहिए। उस लास्ट मिनट का वेट बिल्कुल नहीं करना कि वहां चलकर कैब ढूंढ लेंगे। सही बात है। दूसरा और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि होटल की मदद लें। होटल के कॉन्सियर्ज डेस्क से गाड़ी अरेंज करने को कहें। तीसरा है कि हमेशा मेन रोड्स का ही यूज करें। शॉर्टकट के चक्कर में किसी अंधेरी गली या इंडस्ट्रियल रोड पर ना जाएं। और चौथा, इमरजेंसी तैयारी। लोकल पुलिस और होटल का नंबर फोन के स्पीड डायल पर होना चाहिए। ये चारों टिप्स बहुत ही प्रैक्टिकल और मैं कहूंगी लाइफ सेविंग है। लेकिन मैं यहाँ दूसरे पॉइंट पर वापस आना चाहता हूँ, वो जो कॉन्सियर्ज डेस्क वाली बात है। हाँ, कॉन्सियर्ज डेस्क। क्योंकि आमतौर पर हम मानते हैं कि ये डेस्क तो सिर्फ म्यूजियम की टिकट दिलाने या किसी अच्छे रेस्टोरेंट का एड्रेस बताने के लिए होती है। क्या सच में सुरक्षा के मामले में इसका कोई बड़ा रोल है? मतलब हम बस उबर बुक क्यों नहीं कर लेते? यहाँ जो मैकेनिज्म काम करता है ना, वो बहुत दिलचस्प है। देखिए, जब आप
अनजान शहर में होते हैं तो कॉन्सेज डेस्क सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देता, वो एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। ऐप्स पर आप एक एल्गोरिदम पर भरोसा कर रहे हैं, पर होटल का डेस्क ह्यूमन कनेक्शन और ट्रस्टेड वेंडर्स पर चलता है। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाइए कि आखिर ये सेफर क्यों है। देखिए, जब आप वहां से कैब बुक करते हैं तो होटल का स्टाफ उस ड्राइवर का पूरा नाम, गाड़ी का नंबर और कॉन्टैक्ट अपने पास नोट करता है। ड्राइवर को भी ये मालूम होता है कि उसकी पूरी डिटेल्स एक रेप्यूटेड 5 स्टार होटल के पास रिकॉर्ड में है। तो अगर मेहमान के साथ थोड़ी सी भी बदतमीजी होती है तो होटल सीधे उस ड्राइवर की क्लास लगाएगा। ये जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है ना, यही मेहमान की सबसे बड़ी सुरक्षा है। अच्छा, मतलब अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाती है। बिल्कुल, अकाउंटेबिलिटी। और होटल अक्सर उन्हीं ड्राइवर्स के साथ काम करते हैं जिनका बैकग्राउंड चेक हो चुका होता है और जो सालों से उनके साथ जुड़े होते हैं। ये सच में बहुत ज़रूरी जानकारी है। यानी रात के अंधेरे में एक अनजान ऐप से ज़्यादा उस होटल के इकोसिस्टम पर भरोसा करना समझदारी है जिसका नाम दांव पर लगा है। एकदम। और वही बात शॉर्टकट्स पर भी लागू होती है। लोग अक्सर मैप में देखते हैं कि यहाँ से 2 मिनट बचेंगे और छोटी सड़क ले लेते हैं। हाँ, मैं खुद अक्सर ऐसा ही करता हूँ। दिन में तो ठीक है, पर रात में यही शॉर्टकट आपको किसी सुनसान इंडस्ट्रियल रोड पर निकाल देगा जहां ना रोशनी है ना इंसान। लोकल होटल ड्राइवर्स को पता होता है कि रात के 10 बजे कहां से जाना सेफ है और कहां से नहीं। और इमरजेंसी नंबर स्पीड डायल पर रखने का आइडिया भी इसीलिए है कि भगवान ना करे अगर आप फंस गए तो ऐप से बेहतर है सीधा होटल को कॉल करें, क्योंकि उन्हें वहाँ की लैंग्वेज और रास्ते बेटर पता हैं। एग्जैक्टली, थोड़ी सी एडवांस प्लानिंग किसी भी डरावनी सिचुएशन को एक सेफ जर्नी में बदल सकती है। ये पूरी चर्चा सच में आंखें खोलने वाली थी। इसका सबसे बड़ा टेक अवे मुझे यही लगता है कि एक जागरूक यात्री होने का मतलब सिर्फ लग्जरी का मजा लेना नहीं है, उस शहर की ज्योग्राफी और दिन और रात के अलग अलग रूप को समझना भी है। हाँ, क्योंकि हर शहर की एक अलग रिदम होती है। जो शहर दिन में इतना जिंदा लगता है, रात में उतना ही अनजान हो सकता है। और उस जानकारी का सही यूज करके ही आप सच में अपनी यात्रा को बिना किसी टेंशन के एंजॉय कर सकते हैं। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये सिर्फ गोल्डन ट्यूलिप की समीक्षा नहीं थी, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल लेसन था स्मार्ट ट्रैवलिंग का। और अब वक्त है उस आखिरी विचार का जिसके साथ हम आज की इस चर्चा को खत्म करेंगे। देखिए, जब हमने शुरुआत की थी तो बात हुई थी कि होटल के ब्रोशर कितने चमकते हुए और परफेक्ट होते हैं, और हकीकत थोड़ी अलग हो सकती है। तो इस सब के बाद एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। जैसे गाड़ियों के लिए क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग होती है ना, जो बताती है कि कार कितनी सेफ है। हाँ, बिल्कुल होती है। तो क्या आने वाले टाइम में होटल्स की स्टार रेटिंग सिर्फ इस बात पर तय होनी चाहिए कि उनका पूल कितना बड़ा है या कमरे कितने सुंदर हैं, या फिर होटल्स की एक लोकल नेविगेशन एंड सिक्योरिटी रेटिंग भी होनी चाहिए? बहुत ही उम्दा सवाल है ना? अगली बार जब कोई भी अनजान शहर में यात्रा करे और होटल बुक करे, तो शायद सबसे मेन सवाल ये नहीं होना चाहिए कि बिस्तर कितना मुलायम है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि अंधेरा होने के बाद जब आप फंस जाएं तो ये होटल आपका कितना अच्छा मार्गदर्शन करता है और आपकी कितनी परवाह करता है। इस नए पैरामीटर पर ध्यान जरूर दीजिएगा।